ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा और जोर से गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। इसी जोश के साथ नया चैप्टर चालू करेंगे आज, जिसका नाम है ओके। अभी तक हमने किया है कुछ बेसिक्स अबाउट ऑडिट, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। उसके बाद हमने किया, बोलो बोलो, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, जहां हमने ऐसे 300 पढ़ा था। कुछ ऐसे 200 अपन ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, और काफी कुछ अभी आप आगे भी पढ़ोगे। उसके बाद हमने क्या किया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसका ऐसे था। 230 हमने कर लिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जहां हमने बात करी कि किस तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होता है, क्या होता है उसके अंदर, वो उसका एक्सीडेंट कब सही होगा, फैक्टर्स कौन से डिटरमाइन करते हैं उसके एक्सीडेंट को, एंड मेनी 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 थिंग्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आज जो स्टैंडर्ड आप चालू कर रहे हो उसका नंबर क्या है? पहले तो वेरी वेरी बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम इजी है या ऐसा है। बेसिक का मतलब है टू अंडरस्टैंड ऑडिट, आपको ये स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बेसिक बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है पर्टिकुलरली आपकी बुक में कुछ कितने पेजेस का दिया हुआ है? 34 पेजेस का नहीं दिया हुआ है बेटा। ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 कुछ 4 या 5 पेजेस का दिया हुआ है। जो ये पूरा चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है ना, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। इस चैप्टर में 7-8 स्टैंडर्ड इन्होंने इंक्लूड करे हुए हैं, जिसके अंदर से पहला है ऐसे 500। अब देखो ऐसे 500 क्या है। ओके, ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे हम। एविडेंस होता क्या है? अपन एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे एविडेंस को, ठीक है। एविडेंस क्या होता है ना, जो हर टाइम भी सीआईडी वाले इकट्ठे करते रहते हैं। और कौन इकट्ठा करता है? सीबीआई वाले। ओके, और अरे हम भी वो इकट्ठा करते हैं, है ना। सीए बनकर तुम भी क्या ही कर लोगे सीए बनकर तुमको भी एविडेंस इकट्ठे करने हैं। एविडेंस होता क्या है? क्या होता है, चाहे सीबीआई में या फिर चाहे आपके एसीपी प्रद्युमन इकट्ठा करते होंगे या आप इकट्ठा करोगे ऑडिटर बनकर, होता क्या है? हाँ, मतलब हिंदी वर्ड क्या है एविडेंस का? ओके, प्रमाण। ओके, पक्का यही है। देखो, एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस का मतलब हर जगह एक ही है। एविडेंस का मतलब है वो सबूत या वो चीजें जिनके बलबूते डिसीजन लिया जाएगा, जिनके बलबूते ओपिनियन दिया जाएगा, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? एविडेंस। और हमारी ऑडिट में भी उन्हीं को क्या बोलते हैं? एविडेंस। उन्हीं को क्या बोलते हैं? एविडेंस। देखो, ऑडिटर को किस तरह से ऑडिट करनी है? लॉजिकल ऑडिट करनी है। लॉजिकल का मतलब क्या है? उसका जो भी ओपिनियन हो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका जो भी ओपिनियन हो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, और उसको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करके क्या करना है? ओपिनियन देना है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में समझा था, एग्जामिनेशन को, कि उसे अच्छे से जांच पड़ताल करके ही अपना क्या देना है? ओपिनियन देना है। अब वो जांच पड़ताल में करेगा क्या? क्या करेगा? सबूत इकट्ठा करेगा, उनके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। मैंने जो आपको बेसिक टर्म्स लिखवाई थी 4-5, उसमें भी मैंने तुम्हें एविडेंस की डेफिनेशन दी थी, है ना। क्या दिया था? द इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड या एनी कंक्लूजन इज बेस्ड इज कॉल्ड एविडेंस। ओके, अब एविडेंस ना बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें आपको इसके अंदर पढ़नी है। मतलब एक्चुअली जो डिटेलिंग है एविडेंस की, वो हम इस चैप्टर में, वो हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ये बेंचमार्क है। किसके लिए? ऑडिटर के लिए, कि भाई आप कौन सी चीज को अच्छा सबूत मानो, कौन सी चीज को अच्छा सबूत नहीं मानो, किस तरह के सबूत आप इकट्ठा कर सकते हो, या फिर किस तरह के सबूतों के बलबूते आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। एनीथिंग कैन बी एविडेंस। और ना हर एविडेंस ना हर ऑडिटर के लिए अलग होता है। हो सकता है ए ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है तो वो अलग चीज को एविडेंस मानकर अपना कंक्लूजन दे। हो सकता है बी ऑडिटर जब ऑडिट करेगा सेम चीज को, तो वो उस एविडेंस से सेटिस्फाई ना हो, वो किसी और से हो, और उसके हिसाब से क्या दे? अपना ओपिनियन दे। तो एक बेंचमार्क बना दिया कि किस किस चीज को आप एविडेंस मान सकते हो, कितने तरह के एविडेंस होते हैं, या एक स्टैंडर्ड ऑडिटर को किस तरह से एविडेंस के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जितने भी ऑडिटर्स हैं वो सेम पेज पर रहें, बहुत ज्यादा डिफरेंस उनकी सोच में एविडेंस को लेकर ना आए। ओके, ये है आपका ऑडिट एविडेंस। अब हम चालू करेंगे इस चैप्टर को। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं तुम्हें बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ये स्टैंडर्ड करने में जोर कम आएगा बेसिकली। ओके, चलो, तो एक तुम्हारे लिए इजी और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड,
ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस आपकी स्क्रीन पर, जिसको पढ़ने के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे? कुछ नहीं। अरे पागल, अनमोल है ये ज्ञान, पैसों में मत तोलो, है ना। चलो, नीड फॉर ऑडिट एविडेंस, मैं पढ़ती हूँ ये। यहाँ पे किसी की भी आवाज ना ऐसे जोर से नहीं है, तो मुझे ना किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, तो मैं पढ़ती हूँ। क्या हुआ? किसकी है? तो तुम पढ़ोगे? नहीं, मना कर रहा है मैम, ठंड में ऐसे हाथ करके ऐसे बैठ जाए वही बहुत है, सुन रहे हैं वो कम है क्या? चलो, जब मेरा गला साथ देना बंद कर देगा तो तुम्हारा नंबर आएगा। ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस. An auditor is called upon to assess the actualities of the situation, review the statement of account and give an expert opinion about the truth and the fairness of account. ये तो इसने ऑडिटर की बड़ाई कर दी, ऑडिटर के बारे में बता दिया कि भाई बहुत ही लॉजिकल सी ऑडिट वो करता है और वो ना सिचुएशन की एक्चुअलिटी को रिव्यू करता है। एक्चुअलिटी क्या होती है? बैलेंस शीट दिखा रही है, बैलेंस शीट दिखा रही है लोन है कितने का? 4 करोड़ का, ठीक है। बैलेंस शीट दिखा रही है लोन है 4 करोड़ का। उसने एक्चुअलिटी देखी कि इस लोन का नेचर क्या है, ठीक है। उसने एक्चुअलिटी देखी कि ये लोन के पीछे इंफॉर्मेशन क्या है, तभी तो हम बोलते हैं ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। तो एक्चुअलिटी को रिव्यू कर रहा है। दिखने को तो जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। तो बैलेंस शीट को सुंदर कोई भी बना सकता है, पीएनएल को सुंदर कोई भी बना सकता है, उसके पीछे की सच्चाई, उसकी एक्चुअलिटी को कौन ऑडिट कर रहा है? ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। बेहतरीन। आगे क्या दिया हुआ है? दिस ही कैन नॉट डू अनलेस ही हैज एग्जामिन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिवली. ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कनोट्स, कनोट्स का मतलब होता है इंप्लाई या सजेस्टेड, मतलब इसका मतलब क्या है? ओके, दैट इज कनोटेड. Okay, objective examination means critical examination and scrutiny of accounting statement with a view to assess how far the statement present the actual state of affairs and whether they give a true and fair view. ऊपर इन्होंने बोला ना कि उसको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करने का होता है, अब नीचे इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मतलब है कि वो इतना क्रिटिकली उसको एग्जामिन करे, इतनी ज्यादा उसकी स्क्रूटनी करे कि वो ये बता सके कि भाई जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं क्या सच में ये वैसे ही हैं, क्या ये सच में ट्रू एंड फेयर है कि जो दिख रहा है वही है या फिर वैसा नहीं है। ऑडिटर नीड एविडेंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट दिस जजमेंट. बेसिकली ये क्या है? ये उसका ऑब्जेक्टिव है ना, इसको दूसरी भाषा में दिया हुआ है बस। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसे क्या जुटाने पड़ेंगे? बहुत 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 सारे सबूत जुटाने पड़ेंगे, एविडेंस जुटाने पड़ेंगे। इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 500, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रेफरेंस डाल दिया? ऐसे 500 का, क्योंकि ऑडिट एविडेंस की बातें दी कहां है? इस तरह से ही आपको लिंक करना पड़ेगा और रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे। जहां पे भी एविडेंस की बात आई आप लिख दो एज पर ऐसे 500, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में एविडेंस की सारी बातें यहीं पर ही दी हुई है। As per ऐसे 500, objective of auditor is to design and perform audit procedure in such a way as to enable the auditor to obtain the sufficient and appropriate audit evidence to draw the reasonable conclusions on which the wish to base the auditors. देखो मैंने तुम्हें कहा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अलग है, हर स्टैंडर्ड का अपना अपना क्या है। अब ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे, यस, है ना। ऐसे 500 तुम्हारा क्या ऐसे 500 के द्वारा तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? ऐसे 500 तुम्हें ये सिखाना चाहता है कि तुम्हें इस तरह के प्रोसीजर डिजाइन करने हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स अप्लाई करके ऑडिट करनी है कि जो एविडेंस तुम ऑब्टेन करो, जो सबूत तुम ऑब्टेन करोगे, जिसके बलबूते तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो अपना ओपिनियन देने के लिए, वो एविडेंस कैसे होने चाहिए? परफेक्ट, है ना। कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। आपको क्या ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या? ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है, अरे नहीं, वो तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है मेरा, ओके, ऐसे 200 के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे 500 का क्या ऑब्जेक्टिव है? आपको ये सिखाना कि भाई जिन सबूतों के बलबूते तुम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो तुम्हें किस तरह के जुटाने हैं और उनके लिए तुम्हें कौन से प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। एविडेंस हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? सबूत जुटाना। नंबर्स से हमें यहां मतलब नहीं है, ना ही तो एविडेंस में हमें नंबर्स से मतलब है, ना ही हमें, मतलब जब भी आप रिव्यू करते हो या ऑडिट कर रहे हो उस टाइम पर आपको एग्जामिनेशन में नंबर्स से मतलब है, और ना ही आपको बैलेंस शीट के पीएनएल में खाली नंबर्स से मतलब है। हमें तो नंबर्स के पीछे जो सच्चाई छुपी है ना, उससे क्या है एक्चुअली में मतलब है। नंबर्स को तो यार सीए क्या मतलब, एक अच्छा अकाउंटेंट और एक अच्छा फाइनेंस का नॉलेज रखने वाला, नंबर से खेलना तो काम ही उनका है, ठीक है। हमारा काम ही क्या? नंबर से तो हम खेल सकते हैं आराम से। तुम बोलोगे उतने की बैलेंस शीट सीए बना के दे देगा तुमको,
ठीक है, तो वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे की एक्चुअलिटी क्या है उसको फाइंड आउट करना बड़ी बात है, और वो ही कौन करता है, हम लोग करते हैं। आगे मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, सेम टू सेम बात वापस से यहाँ पे बोलेंगे ये, ठीक है, ये वो है जो मैंने आपको बेसिक्स में लिखवाया हुआ है। ऐसे 500 के हिसाब से डिफाइंस ऑडिट एविडेंस एज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। वापस समझाने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द एफएस एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर सोर्सेज। क्या बोल रहा है, देखो एविडेंस के अंदर खाली इतना नहीं आता कि ना जो मेरे सामने बैलेंस शीट पड़ी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास है वो मेरे लिए क्या है, सबूत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको वेरीफाई करने के लिए अगर आपने बाहर से भी कोई डॉक्यूमेंट जुटाया है, अरे वो जो हमने बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन लिया था, क्या वो एविडेंस नहीं है? वो डेटर से जो कंफर्मेशन लिया था, क्या वो एविडेंस नहीं है? अगर मैं कोई एक्चुअरी की कोई रिपोर्ट ले रही हूँ, उनकी हेल्प ले रही हूँ किसी एक्सपर्ट की, वो बाहर से ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो एविडेंस नहीं है? वो सारा एविडेंस है। तो खाली अंदर कंपनी के अंदर जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, मतलब रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है कि समझो रेंट एक्सपेंस है तो उसके लिए अग्रीमेंट पड़ा होगा कंपनी के पास, है ना, एंटिटी के पास, या फिर कोई एक्सपेंस है तो उसका बिल पड़ा होगा। तो ये जो अंडरलाइन रिकॉर्ड्स हैं जो एंटिटी के पास खुद के पास है, खाली वो मेरे लिए एविडेंस नहीं है, जो बाहर से मैं जुटा रही हूँ वो भी क्या है, हाँ, तो इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग इज क्या मेरे लिए, एविडेंस। सबको तुम एविडेंस कंसिडर कर सकते हो। आगे इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ऊपर इन्होंने एक शब्द दे दिया, तो अब उसका क्या दिया है यहाँ पर, मीनिंग दिया है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि records of initial accounting entries, supporting records such as the checks and records of electronic fund transfer, invoices, मैंने अभी बोला ना, bills वगैरह जो भी होते हैं, contracts, agreements जो भी होते हैं, जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स, जनरल एंट्री की बुक्स जो भी होती है, रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन, रिकंसिलिएशन, डिस्क्लोजर। कॉस्ट शीट आपने पढ़ी होगी कॉस्टिंग के अंदर, वो भी क्या है मेरे लिए, एविडेंस है। पर वो ये सब कौन से एविडेंस है, जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच आर अंडरलाइंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका मतलब जो भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से या उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो सारे क्या है, ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस टाइप में आ सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, है ना, देखो मिनट्स जो होती है मीटिंग की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई एंट्री पास हुई है क्या, उसके अकॉर्डिंग कोई लेजर पोस्टिंग हुई है क्या, हुई है क्या उसके अकॉर्डिंग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्या वो आपके लिए बहुत बड़ा एविडेंस है, यस, क्योंकि हमें वही बात है, फिर से खाली फिगर्स चेक नहीं करने, हमें इंफॉर्मेशन चेक करनी है, इसलिए अदर इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। इनवॉइसेस है, बिल्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, अग्रीमेंट्स है, ये सारा किसका हिस्सा है, इंफॉर्मेशन व्हिच इज कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो सब अकाउंटिंग बुक्स का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या है, हिस्सा है। लेकिन हमारी जो चेकिंग है खाली वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन भी हमें चेक करनी होती है जो हमें यहां से मिलती है, जैसे कि मिनट से, जैसे कि रिटर्न कंफर्मेशन जो आप डेटर से लेते हो, जो आप क्रेडिटर से लेते हो, जो आप बैंक से लेते हो, मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने देखा था उस चार्ट के अंदर कि आप बहुत बाद में पहुंचते हो, कहां पर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे तो बहुत बाद में पहुंच रहे हो। उससे पहले तो क्या करते हैं हम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके हम उसके बाद हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। तो वो इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग भी तो मेरे हिस्से में ही आ गई, मतलब मेरे प्रोसीजर में ही आ गई। तो उसके रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो वो अदर इन्फॉर्मेशन में ही काउंट करी जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो रही, ओके, तो वो ऊपर वाले में तो तुम नहीं ले सकते, तो वो कहां पे आएगी, अदर इन्फॉर्मेशन में ही आएगी। क्लियर है, आगे चलो। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, देखो अभी जो टाइप है ना, ये दो तरह से मेरे को लग रहा देने होंगे, एक मिनट, सही है, दो तरह से दे रखे हैं। देखो जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है वो दो तरह से हमें यहां दे रखे हैं, एक तो नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रखा है और दूसरा सोर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रखा है। जब नेचर के हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन करती हूं तो ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के। पहला क्या है, क्या है, नहीं सॉरी, नेचर के अकॉर्डिंग जवाब करते हैं, सो सॉरी। और कितने टाइप के हैं,
कितने टाइप के हैं? ओके, जब आप नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करोगे तो मेरे पास में देखो 3 तरह के एविडेंस है। पहला है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा है और तीसरा है। मैं कंपनी में गई, ठीक है, आप कंपनी में जा रहे हो और वहां जाकर लोगों से बातें कर रहे हो, मतलब पंचायत ही नहीं कर रहे हम, गॉसिप्स नहीं कर रहे, वो भी करते हैं, उसके द्वारा भी हम एविडेंस निकाल लेते हैं वैसे, ठीक है। सो आप कंपनी में जा रहे हो, एंटिटी में जा रहे हो और जाकर वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहे हो, वहां के एम्प्लॉइज से बात कर रहे हो, इंक्वायरीज कर रहे हो, ठीक है। इंक्वायरी ऑडिट प्रोसीजर था ना, मैंने बताया था एग्जाम्पल के द्वारा, है ना। तो इंक्वायरीज कर रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरीज करते करते हमें बहुत सारी बातें समझ में आ गई, उसके हिसाब से हमने कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। उन बातों के हिसाब से मैंने क्या ड्रॉ किया है? कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया है, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन ड्रॉ, और जिसके बलबूते आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो वो क्या होता है? ओके, लेकिन क्या आप उन बातों को छू सकते हो, देख सकते हो? सिर्फ कौन सा एविडेंस है? कौन सा एविडेंस है? ओरल एविडेंस है। ओके ओके, बातें करते करते मैंने उसको बोला कि हाँ यार, बातें करते करते एक काम कर, तू मुझे अपनी वो इन्वेंट्री वाले रूम में तो ले जा, स्टोर में, ठीक है। मैं भी एक बार नजर में से निकाल लूं क्या इन्वेंट्री है जो आपने दे रखी है यहाँ पर, वही है या नहीं है, एक बार नजर में से तो निकाले, ठीक है। आप गए गए गए, आपने इन्वेंट्री वाले स्टोर में क्या देखी? तुमने देखा ये स्टॉक पड़ा है, ये स्टॉक पड़ा है, ये स्टॉक पड़ा है, इस चीज का स्टॉक है। उससे भी तुमने क्या ड्रॉ किया है? कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, मुझे आगे की चेकिंग कैसे करनी है, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, या एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। आपने कुछ तो क्या ड्रॉ किया, तो जिसके बलबूते में कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ वो मेरे लिए क्या है? इसका मतलब वो देखना भी क्या हो गया मेरे लिए? बट अगेन अगेन अगेन, कैसा एविडेंस हुआ? ओरल तो नहीं है, बिकॉज वो मैंने कोई बात थोड़ी करी उससे। ये कौन सा एविडेंस है? विजुअल एविडेंस है। अब विजुअल एविडेंस को देखकर मैंने बोला यार अभी स्टॉक की तुम मुझे क्या दे दो, स्टॉक रजिस्टर दे दो, ठीक है। अब ये रजिस्टर कौन सा एविडेंस है? परफेक्ट, कौन सा एविडेंस है? या फिर मुझे जो तुमने परचेज कर रखा है इसके परचेज बिल्स दे दो, कौन सा एविडेंस है? तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसका मुझे क्या दे दो, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो क्या है? ओके, नेचर हो गया एविडेंस का। क्या हो गया? पहले वाला जो डॉक्यूमेंट था, सॉरी, पहले वाला जो एविडेंस था वो कैसा था? ओरल। दूसरा वाला स्टोर में गए तुम, क्या था वो? और तीसरा रिटर्न फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम एक्चुअली उसे बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर के अकॉर्डिंग कितने तरह के एविडेंस होते हैं? कोई सा भी तुम इकट्ठा कर सकते हो, सारे सारे यूज करते हैं, ऐसा नहीं एक कर दूसरा नहीं करते। फिर है सोर्स, ठीक है। सोर्स में कितने तरह के बताए गए हैं? पहला और दूसरा। परफेक्ट। मैंने मैनेजमेंट को बोला कि मुझे ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये अग्रीमेंट लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, ये बिल लगेगा, सारा कहां से आ रहा है? एंटिटी के अंदर से आ रहा है। कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ या कौन सा एविडेंस हुआ? इंटरनल। मैंने बैंक को बोला बैलेंस कंफर्म कर दो, वो मुझे कंफर्मेशन भेज रहा है, कौन सा एविडेंस हुआ? एक्सटर्नल। वेरी वेरी सिंपल, जो बाहर से आ रहा है सारा एक्सटर्नल, जो अंदर से आ रहा है। चलो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ तुम फटाफट, है ना। पहले वाला नेचर वाले के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन सा होगा? उससे कम और उससे भी कम? परफेक्ट है। सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है इसका मतलब? परफेक्ट। यही तुम करो सोर्स में, रिलायबल ज्यादा कौन सा होगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? रिलायबल ज्यादा कौन सा होगा? कौन सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कौन सा कंक्लूसिव एविडेंस है? पक्का? श्योर? सोच लो एक बार, पक्का एक्सटर्नली होगा? हाँ, एक्सटर्नली होगा ना, वेरी गुड, ऐसा ही होता है। कौन सा होगा? एक्सटर्नली होगा। क्यों? क्योंकि उससे बदला तो नहीं गया होगा। अंदर वाले को तो क्या किया जा सकता है? मैनिपुलेट करना बड़ा इजी है एंटिटी के लिए। तो मेरे लिए कंक्लूसिव हमेशा क्या होगा? एक्सटर्नल ही। बात समझ में आ गई? तीनों चीज पढ़ सकते हो। ये है आपका टाइप्स ऑफ एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द रिटन डॉक्यूमेंट, एग्जांपल एफडी सर्टिफिकेट, लोन अग्रीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद विजुअल एविडेंस, एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो। इनफैक्ट कंपनी के अंदर आके जो तुमने सबसे पहले सोनम ने उस दिन ऑब्जर्वेशन जो किया था ना, वो भी क्या था? विजुअल एविडेंस था, ठीक है। ओके, एग्जांपल ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय द क्लाइंट्स स्टाफ। मुझे ठीक से नहीं दिख रहा, क्या लिखा है? Oral evidence, evidence having no physical existence, example discussion with management and officers of the client. Source पे depend होगा, internal और external. Evidence which originates from the within the organization is internal, or which originates outside the organization is external.
देखो क्या लिखा है नीचे, जनरली मोर रिलायबल विज़ इंटरनल एविडेंस, इंटरनल के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होता है हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन या फिर सॉरी एविडेंस। हमने देखा है वो सही है, हमने बात करी है वो सही है, आप जो भी डिस्कशन करते हो, आप जो भी इंक्वायरी करते हो उसको डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हो, आप ईमेल्स पे कन्वर्ट कर देते हो या फिर आप उसको लिख लेते हो और उनका सिग्नेचर ले लेते हो, अपने बीच में ये बात हुई थी, है ना। आप अपने प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन में लिखते रहे हो इंक्वायरी कंडक्टेड, ये डिस्कशन हैपेंड, तो वो क्या बन गया, एविडेंस बन गया ना। ओके अभी रिलायबिलिटी पढ़ लेना, चलो एक बार पढ़ो, वो जो मैंने अभी जस्ट बोला ना वही बोला इन्होंने रिलायबिलिटी को लेकर, कौन पढ़ेगा, पढ़ो। Reliability of audit evidence, internal versus external. External evidence is generally considered to be more reliable as they come from third parties who are not formally interested in manipulation of the accounting information. उनको क्या पड़ा है मैनिपुलेट करने का, है ना, गलत है तो गलत, से ऑडिटर और क्लाइंट जाने, हमें क्या है। ओके तो उन्हें इतना मतलब नहीं होता, इसलिए मैनिपुलेशन चांसेस कम होते हैं और इसलिए वो ज्यादा मेरे लिए क्या होता है, रिलायबल होता है। ग्रेटर विजिलेंस इन दैट मैटर, लेकिन अगर उसको फिर भी लगता है कि ये तीसरी पार्टी भी क्या हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है, किसके साथ, क्लाइंट के साथ, तो उसे ज्यादा ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, ज्यादा उस पर नजर रखनी चाहिए। Where external evidence is not readily available to match, auditor should see as to what extent the various internal evidences corroborate one another। हाँ मतलब अगर एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है तो इंटरनल एविडेंसेस आपस में एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कितना हद तक तुम्हें रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तुम्हें देखना चाहिए। अदरवाइज तुम्हें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल को मैच करो, मतलब एक्सटर्नल एविडेंसेस को इकट्ठा करो, पर हर चीज के लिए हमें एक्सटर्नल एविडेंस नहीं मिल सकता। ओके इसलिए ही हम क्या नहीं देते हैं, देयर आर मेनी रीजंस, आते जाएंगे पूरा में रीजन कि तुम क्यों नहीं देते हो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ओके परफेक्ट। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये जो टॉपिक है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूं पहले, एक हल्की सी झलक तुम्हें वापस दूंगी कि ये क्या था। एक सेकंड है ना, नीचे क्यों जा रहा है, why this happens to me? I don't know, चलो ठीक है, ओके फाइन। देखो इस टॉपिक को करने से पहले एक और दूसरा टॉपिक कराती हूँ तुम्हें, नीचे आओ। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस दिया हुआ होगा, किधर गया रे, ये रहा। देखो ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, तो ये शब्द इतनी बार मैं इस्तेमाल करती हूँ, इतनी बार बुक ने इस्तेमाल किया है, तो मतलब इसका कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो अच्छा होगा इसके अंदर, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके अब इसको समझते हैं, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है, ऑल्दो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट जिसने नहीं सुना था उसके लिए एक बार फिर से छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देती हूँ। सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। सफिशिएंट एविडेंस बात करता है नंबर क्वांटिटी की, और एप्रोप्रिएटनेस बात करती है क्वालिटी की। एक एविडेंस हो सकता है क्वांटिटी में क्या हो, परफेक्ट हो, लेकिन क्वालिटी में क्या नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो, तो उस एविडेंस को तुम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं बोल सकते। और कोई एविडेंस हो सकता है क्वालिटी वाइज तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में नंबर वाइज मुझे क्या नहीं लग रहा है, परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो भी आप उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं बोल सकते। एविडेंस जुटाना बड़ी बात नहीं है, एविडेंस कोई भी ऑडिटर जुटा सकता है, लेकिन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के बलबूते ही क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। अब मैम ये सफिशिएंसी क्या है और ये एप्रोप्रिएटनेस क्या है, देखो सफिशिएंसी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। ओके एग्जांपल किसका लिया था हमने, मानो आज हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, किसका,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है आपके पीएनएल में। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने महीने के लिए आना चाहिए? हाँ, 12 महीने के लिए होना ही चाहिए डेफिनेटली। ओके, 12 महीने बिजली चली होगी, 12 महीने तुम्हारी फैक्ट्री चली है, तो 12 महीने का तुमने खर्चा डाल रखा है। तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि भाई मुझे इसके लिए एविडेंस चाहिए, मुझे सारे के सारे वाउचर्स चाहिए, मुझे सारे के सारे बिल्स चाहिए। क्या चाहिए? बिल्स चाहिए। अब उसने मुझे 12 महीने के 12 बिल लाकर दे दिए। मैंने देख लिया भाई जैन फेब जो भी आता है ना, 2-2 महीने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है बेसिकली, तो 6 बिल लाके दे दिए, या फिर 1-1 महीने से आता है तो 12 बिल लाके दे दिए। अब मैंने उस पर देख लिया कि हाँ भाई जैन से लेके दिसंबर या फिर आपका अप्रैल से लेके मार्च तक के जो बिल्स है वो मुझे सारे के सारे मिल गए। तो मैं बोलूंगी कि भाई सफिशिएंसी में ये एविडेंस क्या है? सही है, सही है, ठीक है। लेकिन जब तुम उन एविडेंसेस को, जब तुम उन बिल्स को क्या कर रहे थे? वेरीफाई कर रहे थे, वाउच कर रहे थे, तो तुमने देखा, क्या एग्जाम्पल लिया था याद है क्या? तुमने देखा कि ये जो वाउचर्स हैं, ये जो बिल्स हैं, ये इस प्रीमाइसेस के नाम पर ही नहीं है। यार अगर कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा आप डाल रहे हो उसके पेरोल के अंदर, तो कौन से प्रीमाइसेस की बिजली का खर्चा आना चाहिए? जहां पर वो फैक्ट्री रन कर रही है ना? जहां पर उसका घर है उसका थोड़ी आना चाहिए। आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा था, जो प्रीमाइसेस जिसके नाम पर क्या था, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वो था ही नहीं जहां पर वो फैक्ट्री रन कर रही थी। यहां पे क्या आ गए तुम? यहां पर आकर अटक गए। सफिशिएंसी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, लेकिन जब तुमने उसकी क्वालिटी चेक करी तो तुमने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ काम है, ठीक है, ये तो इसके नाम पर ही नहीं है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि क्वालिटी भी दो तरह से आप क्या करते हो? एग्जामिन करते हो। एक क्या था और दूसरा क्या था? रिलायबिलिटी। पहला क्या था? रेलेवेंस, और दूसरा क्या था? रिलायबिलिटी, कि भाई ये चीज रेलेवेंट है या नहीं, या ये चीज रिलायबल है या नहीं। सेम टू सेम एग्जांपल अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये जो वाउचर्स थे, ये जो बिल्स थे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स थे, वो उस प्रीमाइसेस के नाम पर नहीं थे जहां पर फैक्ट्री रन करती है। तो बिल्स तो है, कंप्लीट भी है, पर क्या मेरे काम के हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस कंपनी, जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रही हूं उससे रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? संबंधित। क्या होता है? संबंधित। तो उसे संबंधित ही नहीं है तो कितनी भी अच्छी क्वांटिटी हो, कितना भी सफिशिएंट हो, लेकिन वो मेरे लिए रेलेवेंस की क्राइटेरिया में खरा नहीं उतर सकता, ठीक है, रेलेवेंट नहीं है। तो उसने बोला यार साहब गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी, ठीक है, मैं आपको इस प्रीमाइसेस की बिल्स लाके देता हूं, आप जो भी है एक बार देख लो। तो अपन ने गलती पकड़ ली। अब उसने बिल्स को चेंज कर दिया, उसने प्रीमाइसेस के बिल लाकर मुझे दे दिए। सफिशिएंट भी है, प्रीमाइसेस के नाम पर भी है, पर क्या नहीं था उस पर? यस। या फिर जो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, जो एक कोई भी नॉर्मल आदमी भी देखकर पकड़ लेगा कि यार फेक बिल्स है या फिर सही बिल्स है, वो मुझे नहीं दिखी। इसका मतलब मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं हो सकता। वो हालांकि रेलेवेंट है, हालांकि सफिशिएंट है, लेकिन रिलायबल नहीं है। रिलायबल का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी नहीं है। या किसी और एक्सपेंस का अगर वाउचर था तो वो साइंड नहीं थे, ठीक है। या फिर जो ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपीज होती है ना, बेसिकली ये उन्होंने आपको लाकर दे दी तो आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। देयर कैन बी एनी रीजन। आपको बिल्स लाकर दे दी जिस पर आपका जीएसटी नंबर नहीं है, कच्चे बिल जो होते हैं, तो वो रेलेवेंट हो सकता है, वो सफिशिएंट हो सकता है, पर वो रिलायबल नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर कौन सी कमी आ रही है? रिलायबिलिटी की कमी आ रही है, ठीक है। सो जो क्वालिटी है, जो एप्रोप्रिएटनेस है, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। वो क्या है? एक तो बोलो बोलो, एक तो रेलेवेंस और दूसरा है रिलायबिलिटी। ओके, ये सारी चीजें जब प्रेजेंट होगी ना, तभी तुम एविडेंस को क्या बोलोगे? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ओके, एप्रोप्रिएट में भी दो चीजें हो गई और सफिशिएंट तो अपने आप में बात है कि भाई क्वांटिटी वाइज पूरा होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? अब आप सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट पढ़ लो और रेलेवेंस और रिलायबिलिटी पढ़ लो, ये सारा टॉपिक इस छोटी सी बात में कवर हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? पढ़े? ओके, बस अब रीडिंग मटेरियल बाकी है तुम्हारे सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का। कुछ नहीं दे रखा, ये दे रखा है बस। ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद एक या दो बच्चे उस टाइम पे नहीं थे जिस दिन मैंने ये समझाया था। यार मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? ये मेरे साथ ना फाउंडेशन के बैच में भी होता था। ये अपने आप क्यों चलता है? या कुछ तो क्लिक हो जाता है? हाँ मतलब यार कैसे, हाथ ही नहीं लगाया मैंने उसको बिल्कुल भी। देखो सी, मेरी से दिक्कत है, देखो। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। चलो अभी तुम पढ़ोगे, पढ़ो। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट।
टॉपिक पढ़ो पहले। Sufficiency and appropriateness. Hmm. The auditor shall design and perform audit procedures that are appropriate in circumstances for the purpose of obtaining sufficient and appropriate audit evidence. कोई दिक्कत है इस बात में? ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे इन्होंने चिपका रखी है। आगे Sufficiency. Sufficiency is the measure of quantity of audit evidence. कभी कभी शॉर्ट नोट में दे सकते हैं लोग कि डिफाइन सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। तो सफिशिएंसी के बारे में छोटी सी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। हाईलाइट करने का पॉइंट क्या है? खाली क्वांटिटी। आगे Quantity of audit evidence needed is affected by auditor's assessment of mismanagement. misstatement। Higher the assessed risk, more audit evidence is likely to be required. And also by the quality of such audit evidence, higher the quality, less audit evidence may be required. रुकेंगे एक बार, तो एक बात बताती हूँ। ये बोल रहे हैं कि क्वांटिटी ना बहुत चीजों से क्या होती है, मतलब बहुत चीजों पे क्या होती है, निर्भर होती है। ओके, समझो कि मैंने उस कंपनी का जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया था और मुझे बहुत हाई रिस्क मिल रहा है किसी एरिया के अंदर कि यार यहाँ गलतियां होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है मेरा जो नंबर ऑफ एविडेंस जुटाना मैं चाहती हूँ वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जो बहुत ही लो रिस्क एरियाज है या जो बहुत लो रिस्क एंटिटीज है, वहां यार मैं 2 वाउचर देख के भी क्या बोल दूं, सब कुछ क्या है, सही है, मैं सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये मेरी जजमेंट पे डिपेंड हो गया एक तरह से कि मेरे लिए कितना सफिशिएंट है एविडेंस और कितना नहीं है। और दूसरा क्या बोला इन्होंने, हाँ क्वालिटी, जब आपके एविडेंस की क्वालिटी अच्छी होती है ना, आपका कम एविडेंस भी काम कर देता है। लेकिन जब एविडेंस की क्वालिटी खराब होती है, कुछ ना कुछ कमी हर चीज में मुझे मिल रही है, तो आप क्या चाहोगे कि यार सारी चीजों को चेक कर लो, सारे एविडेंस जुटाओ, आप कम एविडेंस में सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन सम पॉइंट्स। आगे Obtaining more audit evidence, however, may not be compensated. नेवर कितना ज्यादा एविडेंस तुम जुटा रहे हो वो उसकी क्वालिटी को कंपेंसेट नहीं कर सकता। तुम लाख बेकार एविडेंस जुटा लो, तुम इस चीज को ना प्रूव नहीं कर सकते कि तुमने काम सही किया है। ठीक है, एविडेंस का नंबर ज्यादा होना इज नॉट परफेक्ट। ओके, इसीलिए साथ में क्या बताया जाता है, एप्रोप्रिएटनेस को भी बताया जाता है। लेकिन फिर भी सफिशिएंसी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। Factors affecting sufficiency. Auditor judgment as to sufficiency may be affected by the factors. मैं पढ़ती हूँ, देखो ये तुमको इतना ना करने की नीड ही नहीं है इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, पहला है मटीरियलिटी। जितनी चीज, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, सॉरी, जितनी चीज कम मटेरियल होगी, ये पीछे बातें नहीं, जितनी चीज कम मटेरियल होगी, जितनी चीज कम इंपॉर्टेंट होगी, उतना ही कम एविडेंस तुम्हारे लिए चल जाएगा। जितना ज्यादा असर्शन तुम्हारे लिए क्या होगा, मटेरियल होगा, उतना ही तुम्हें सफिशिएंसी उसकी मेंटेन रखनी पड़ेगी। दूसरा है रोमम। रोमम तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, जितना हाई रिस्क एरिया है उतना ज्यादा एविडेंस, जितना कम है रिस्क एरिया है उतना कम एविडेंस भी चल जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि ना कम रिस्की है तो ऑडिटर कम एविडेंस में काम चला ले, लेकिन चल सकता है, मतलब उसकी सफिशिएंसी चेंज हो जाएगी ज्यादा रिस्क में और कम रिस्क में। साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, less evidence would be required in case of smaller, more homogeneous population, but on the other hand, in the case of larger heterogeneous population, more evidence would be required. ये homogeneous heterogeneous क्या होता है रे? देखो मैं बताती हूँ, कोई अकाउंट लो, सेल्स का अकाउंट लेते हैं, ठीक है। सेल्स के अकाउंट को जब मैंने एक बार ओवरऑल नजर डाली, मैंने तो देखा कि ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन क्या है, सेम तरह के हैं। मतलब रिटेल ट्रांजेक्शंस है, अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जाते हैं। ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन कैसे हैं, सारे के सारे 95% ट्रांजेक्शन वही होमोजीनियस ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में सिमिलैरिटी है। ओके, अब उसमें से ना पूरी पॉपुलेशन में से मैं 4-5 सैंपल भी अगर ले लेती हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। लेकिन दूसरी एंटिटी में जब मैं गई और मैंने सेम सेल्स अकाउंट देखा, मैंने देखा बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस ट्रांजैक्शन है। कुछ ना रिलेटेड पार्टीज को करे गए हैं, कुछ नॉर्मल कस्टमर्स को करे गए हैं, कुछ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रांजैक्शन करे गए हैं कि भाई किसी को क्या प्राइस चार्ज किया, किसी को क्या प्राइस चार्ज किया है अकॉर्डिंग टू पीपल या अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट। कुछ में डिस्काउंट है, कुछ में डिस्काउंट है ही नहीं। सो बहुत ही हेट्रोजेनिटी है किसके अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, सिमिलैरिटी है ही नहीं। ठीक है, अब इस केस के अंदर तुम्हें जो एविडेंस चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, हाँ मतलब वही 100 ट्रांजैक्शन में से तुम पहले 4 सैंपल निकाल रहे थे, अब इसमें से ना तुम हर क्लास में से 4-4 निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ एविडेंसेस, नंबर ऑफ चेकिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बात यहाँ पर दी हुई है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। आगे पढ़, एप्रोप्रिएटनेस पढ़ो। Appropriateness is a measure of the quality of audit evidence, that is its relevance and its reliability in providing support for the conclusions of. इन्होंने तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे बस एक लाइन दे दी कि रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के हिसाब से उसकी एप्रोप्रिएटनेस डिसाइड होगी, इसका मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। आगे बढ़,
Reliability of evidence is influenced by its source and its nature, and it's dependent on the individual circumstances under which it is obtained. अब ऊपर पढ़ लो तुम, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस, जो यहाँ पे दो शब्द इन्होंने वो पहले और ये बाद में क्यों दिया पता नहीं। पढ़ो रेलेवेंस। Relevance and reliability of audit evidence. रेलेवेंस से पढ़ सीधा। Relevance deals with logical connections with the purpose of the audit procedure and where appropriate the assessor रेलेवेंस का मतलब सीधी सी बात है कनेक्शन, संबंधित कितना है वो, मतलब उसका कितना लॉजिकल कनेक्शन है उस चीज के साथ जो तुम वेरीफाई कर रहे हो। मतलब यार तुम लोन वेरीफाई, बोरोइंग्स वेरीफाई कर रहे हो और तुम लोन से एडवांसेस की चीजें देख रहे हो, तो मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है उस चीज का। कितना भी अच्छा एविडेंस हो, कितना भी ज्यादा एविडेंस हो, अगर वो आपको जो चीज चेक करनी है अगर वो उसे संबंधित ही नहीं है तो उसका मतलब ही। और अगर समझो एग्जांपल, अगर रेलेवेंस को कुछ हटके एग्जांपल अपन लेते हैं, समझो मुझे एक मिनट शांति, मुझे ना ये देखना है कि ये जो लैंड और बिल्डिंग मेरी इसके अंदर दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, ये सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, सच में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, या फिर ये जो ओनर है, ठीक है, ये जो एंटिटी है इसके ही नाम पर है या नहीं। मतलब बेसिकली एग्जिस्टेंस चेक करना है मुझे उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का, ओके। और तुमको लाकर ना कैलकुलेशंस दे दी सारी, ये लो कैलकुलेशन इस हिसाब से कैलकुलेट करी गई है इसकी अमाउंट, तो ये डॉक्यूमेंट क्या तुमको जो चेक करना है उसके लिए रेलेवेंट है क्या? चाहिएगा तो वो भी हो सकता है आगे, पर अभी तुम्हें क्या वेरीफाई करना है, अभी तुम्हें क्या चेक करना है, उसकी एग्जिस्टेंस की, यार वो सच में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। कितने सारे जगह पर फेक चीज को इंक्लूड किया जाता है, पता है ना, बोगस एंट्रीज। मतलब उसका जो क्या चेक करोगे एग्जिस्टेंस के लिए कि सच में इसके नाम पर सच में कंपनी से बिलोंग करती है या नहीं करती। हाँ एग्जैक्टली, है ना, या अपन हिंदी में बोलते हैं उसको, यस क्या बोलते हैं, हाँ, उसका पट्टा जो होता है, उसकी रजिस्ट्री जो होती है, बेसिकली ये देखूंगी ना यार, ओके, सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या इस कंपनी से बिलोंग करती है या फिर नहीं करती। इसमें मैं कैलकुलेशंस का, इसमें वैल्यूएशन का क्या करूं, हाँ, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या करूं जहां पे इसकी वैल्यूएशन दे रखी होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी जो मुझे वेरीफाई करना है उसके लिए वो रेलेवेंट है क्या, नहीं है, ओके। तो रेलेवेंस, ये भी आपका रेलेवेंस में लॉजिकल कनेक्शन, जो असर्शन, जो बात, जो चीज तुम्हें चेक करनी है उससे रेलेवेंट है या फिर नहीं है। अब वो बोलेगा है तो वैल्यूएशन इस बिल्डिंग का ही ना, है तो इस प्रॉपर्टी का ही ना, रेलेवेंट कैसे नहीं? अरे भाई मुझे जो असर्शन, मुझे जो बात चेक करनी है वो उससे रेलेवेंट नहीं है, ओके। इस तरह से भी रेलेवेंसी आप डिफाइन कर सकते हो। आगे relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of, ठीक है, आगे a given set of audit procedure may provide audit evidence that is relevant to certain assessments but not others. ये वही सेम बात है ना, कि कभी कभी आपके खुद के प्रोसीजर भी हो सकता है कि एक असर्शन को रेलेवेंट, मतलब एक असर्शन से रेलेवेंट और दूसरे से ना हो। मेरे ऑडिट प्रोसीजर में वैल्यूएशन करना था, लेकिन वो प्रोसीजर एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो वैल्यूएशन को जब मैं चेक करूंगी ना, उसके लिए क्या होगा, रेलेवेंट होगा। अलग प्रोसीजर अलग चीजों के लिए बनाए जाते हैं। For example, inspection of documents related to collection of receivables after a period end may provide audit evidence regarding existence and valuation but not necessarily cut off. यस, ठीक है, आगे Reliability. रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो। हाँ तू पढ़ता जा, लिख रहा है वो, ट्रस्टवर्दीनेस है ना, आगे पढ़। Reliability of information to be used as audit evidence is influenced by its source and its nature and the circumstances under which it is obtained, including the controls over the preparation and maintenance where relevant. रिलायबिलिटी बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि उसके सोर्स पर। अभी मैंने तुम्हें बात करी है ना कि ना कौन सी चीज ज्यादा रिलायबल है तीनों में से, कौन सी नहीं है। अभी अपन ने नेचर की भी बात करी कि इन तीनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा और कौन सा नहीं होगा। उसके सोर्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसको प्रिपेयर कैसे किया गया है ना। एक तो प्रिपरेशन होता है इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन, ठीक है, और एक कंपनी के ओवर इन्फ्लुएंस में उसको प्रिपेयर किया गया है, जो सीईओ है, जो एमडी है, या एनीवन, किसी के भी ओवर इन्फ्लुएंस में उसको प्रिपेयर किया गया है, मैनिपुलेशन से प्रिपेयर किया गया है, वो रिलायबल होगा क्या, कभी नहीं होगा, ठीक है। सो उसको प्रिपेयर कैसे किया गया है, ओके, कि मतलब उसका सोर्स क्या है और उसका नेचर क्या है, हर चीज पर क्या करती है, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। रेस्ट्रिक्शंस के अंदर प्रिपेयर किया गया है, क्या वो रिलायबल हो सकता है? आपकी ऑडिट अगर रेस्ट्रिक्शंस में करी जाए तो क्या वो रिलायबल होगी? हमें तो हमेशा ऑडिट करनी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट,
वही। वैसे ही इसको पढ़ने की तुम्हें ना इतना जरूरत नहीं है, अपन ने सारी बात कर ली। देखो, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस से ऑब्टेन करे जाते हैं। इसका मतलब एक्सटर्नल एविडेंस आर ऑलवेज मोर रिलायबल देन इंटरनल। Reliability of audit evidence that is generated internally is increased when related controls, including those over its preparation imposed by the entities, are effective. पहले बोला एक्सटर्नल वाले ज्यादा रिलायबल है, किससे? इंटरनल से। अब बोल रहे हैं इंटरनल में भी वो ज्यादा रिलायबल है जिसको बनाने में या जिसको प्रिपेयर करने में इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगे होंगे, है ना। किसी एरिया पे अच्छा इंटरनल कंट्रोल था, उसका एविडेंस हमेशा कैसा होगा? रिलायबल होगा। जिस एरिया पर इंटरनल कंट्रोल खराब है, उसका एविडेंस भी कैसा होगा? खराब ही होगा। तो इंटरनल में भी फर्क आ सकता है एविडेंसेस के अंदर। और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन दोज इनडायरेक्टली बाय और बाय इंटरफेरेंस। एक तो ना सीधा जाके बैंक से मैं ही लेटर लेके आ रही हूँ, और एक बीच में कौन आ गया? एंटिटी का बंदा। वहीं पर ही क्या हो जाता है? मुझे शक हो जाता है कि यार ये गड़बड़ है। तो ऑडिटर जब खुद एविडेंस जुटाता है डायरेक्टली, वो हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है कंपैरिजन टू इंटरफेयर्ड कोई एविडेंस होता है। तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है कोई अदर मीडियम के कंपैरिजन में। अदर मीडियम कौन सा है रे? विजुअल और ओरल। उनके कंपैरिजन में डॉक्यूमेंट्री हमेशा क्या होगा? मोर रिलायबल। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। डुप्लीकेट बिल दे रहा है, फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनली क्या होगा हमेशा? ओरिजिनल और फोटोकॉपी का तो एक ऐसा केस हुआ है मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं। मतलब बेवकूफी, मैं बेवकूफी भी नहीं कह सकती क्योंकि वो एक्चुअली में गलती थी। तो हम लोग जा रहे थे कहीं पर और एयरपोर्ट पे थे, ठीक है। और मेरी जो डॉटर है उस टाइम पे आई थिंक 4 मंथ समथिंग की थी, और इसलिए उसका आधार कार्ड तो बना नहीं था। आधार कार्ड नहीं बना था तो जो एविडेंस वो है उसका क्या था? बर्थ सर्टिफिकेट था खाली। और ट्रैवल इंटरनेशनल था, ओके। मतलब लेकिन वहां पर कैसा है कि बर्थ सर्टिफिकेट से भी वो जाने दे रहे थे। पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं था। बेसिकली जो नेपाल और भूटान है वहां पे पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, खाली इन्फेंट्स के लिए, ओके। बाकी सबके लिए तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल तो रिक्वायर्ड ही होगा। उनके अलावा हर जगह इन्फेंट्स के भी क्या लगता है? पासपोर्ट लगता है, ओके। तो हम बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, ऐसा भी है। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट ले गए। हमने वहां पे जाके उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, और हमारा दोनों का तो पासपोर्ट था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि इन्फेंट्स के लिए जरूरी नहीं था। उसने बोला कि आपको तो हम जाने नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलती से फोटोकॉपीड बर्थ सर्टिफिकेट ले गए, ठीक है। दिल्ली का एयरपोर्ट। अब वो बोलते हैं कि ना आप मंगा लो घर से, ओरिजिनल है तो। कब भाई ओरिजिनल कैसे आएगा? हम यहाँ से नहीं है, हम 6 घंटा 5 घंटा दूर से आए, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी देर थोड़ी ना फ्लाइट मतलब रुकेगी। तो बोले कि हम आपको अगली फ्लाइट में भेज देंगे, शाम को रात को फ्लाइट है, जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस बनेंगे अभी के अकॉर्डिंग वो आप लोग पे कर देना। अब हमने उसे बोला कि देख, अगर फोटोकॉपी है तो ओरिजिनल तो होगा ना मेरे पास, तो ही फोटोकॉपी में लेके आई हूँ। पर वो नहीं माना। बोला मैम अगर डोमेस्टिक ट्रैवल होता तो हम इतना ध्यान नहीं देते, इंटरनेशनल में हम पर बहुत चार्जेस लग जाते हैं, तो हम फोटोकॉपी पे विश्वास ही नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। उस दिन मुझे ऐसा सच में ऐसा लगा कि यार एकदम क्या ही रद्दी के भाव बेच रही, फोटोकॉपी किसी काम की नहीं होती। और बिल्कुल उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम 2 घंटे तक हमसे माथापच्ची करते रहे, और हमारी माथापच्ची गलत थी। मतलब डेफिनेटली उनको नहीं करना चाहिए था वो बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा होता रहा। और उसके बाद वो बोले इमिग्रेशन पर जाकर बात करो, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल था। हम इमिग्रेशन पर जाकर बात करें कि अपना चला लो काम कैसे भी, एनी हाउ यू जस्ट लेट अस अलाउ। तो वो बोले कि एक काम करो, डोमेस्टिक ट्रैवल कर लो, इंटरनेशनल तुम्हारा नहीं है भाई ये, क्योंकि फोटोकॉपीड है। उन्होंने बिल्कुल हमें अलाउ नहीं किया। उनका एग्जिट कर लीजिए एयरपोर्ट से। फिर पता नहीं हाउ द मिरेकल हैपेंड। आई आल्सो, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने उन्हें कहां से कॉल करवा दिया। मतलब जो भी हमारा हाईएस्ट सोर्स था ना, दिल्ली का जो हाईएस्ट सोर्स था, वहां से भी फोन करवा दिया। मतलब मेरे फादर इन लॉ का बहुत कांटेक्ट है उधर, तो उन्होंने वहां से तक कॉल करा दिया कि ना आप फोटोकॉपी ले लो बच्ची की, कोई दिक्कत नहीं। पर उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर क्योंकि कॉल वॉल कहीं कहीं से आए थे, तो उन्होंने बोला आप इमिग्रेशन पर बात कर लो। अगर इमिग्रेशन वाला काउंटर आपको जाने देगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, हम इमिग्रेशन पर गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि आप नेपाल के जो इमिग्रेशन काउंटर है, जब आप पहुंचोगे वहां पर, जो आपका इमिग्रेशन काउंटर, वहां पर आप बात कर लो। अगर वो आपको आने देंगे तो हम जाने देंगे, ठीक है। सो कॉल पर बात हुई और हुआ, वहां से भी किसी को करवाया। देन दे सेड कि ठीक है,
हम तो मैं मतलब आई वाज, मैं मेरा तो क्या ही, लड़के तो ऑलमोस्ट है ना, आई वाज तो टोटली क्राइंग लास्ट मोमेंट पे, तो मैं बहुत रोने लग गई। मतलब वहां पे यार ऐसा कैसे हो सकता है, बोल रहे शाम की फ्लाइट ले लो, कल की फ्लाइट ले लो, रात की फ्लाइट ले लो। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है। वो रोता हुआ देख के मुझे पिघल गए या क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड जो भी था। मतलब और मेरे साथ ऐसे 2 कपल्स और थे जिनके साथ सेम प्रॉब्लम था। वो एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लाने ही भूल गया था उसका, और एक के पास शायद कुछ एविडेंस नहीं था या क्या नहीं था, उनको उन्होंने एग्जिट भी करवा दिया था। ओनली वी वर देयर जिनको उन्होंने लास्ट में अलाउ कर दिया कि तुम जाओ। फिर उन्होंने वहां पे कुछ हमसे लीगल नोटिस लिखवाया कि हम बस खाली ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, हम और किसी काम के लिए नहीं जा रहे। मैंने कहा भाई ऐसे लग रहा है आतंकवादी बन के जा रहे हैं और पता नहीं कोई गलत बच्चा लेके जा रहे हैं क्या उधर, या क्या करेंगे, मेरा ही बच्चा है भाई, कुछ भी कर लो। एंड देन वहां पहुंच के उन्होंने हमें अलाउ किया। वहां से कॉल किया उन्होंने, कहां पर फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब वो बैठ जाता है पायलट वायलट, वो सब हो गया था, एवरीथिंग वाज डन। कॉल किया कि आप टेक ऑफ नहीं करोगे, द लास्ट पैसेंजर्स आर बीइंग अलाउड, और ये लोग आ रहे हैं। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बहुत बड़ा, मतलब आपको ना वो बैगेज से लेकर फ्लाइट तक जाने में, मैं क्या बोलूं यार, हाँ 40 मिनट्स लग जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि वहां फ्लाइट ऑलमोस्ट रेडी है, आप भाग कर जाओ। अरे भाई भाग कर जाओ, मतलब हम स्ट्रॉलर लेकर, बच्चा लेकर हम भाग रहे हैं वहां पर। और हम लोग लास्ट में जाके बैठे, तो जो लास्ट में वो वापस से बोर्डिंग पास चेक करते ना, वो भी बोले कि इतनी मेहनत तो हमने किसी को करते हुए नहीं देखा नेपाल जाने के लिए, आप लोग इतना भाग के आए हो। एंड फाइनली यू आर गोइंग। वहां उतर के हमने 2 दिन इंडियन एम्बेसी के चक्कर काटे, क्योंकि इंडिया वालों ने अलाउ कर दिया, बट उन्होंने बोला कि जब आप वापस आओगे तो आपको नेपाल में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जाके डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। तो भाई हम जेन्युइन लोग हैं, हम कुछ नहीं करेंगे भाई, अरे सच्ची। और हम वहां जाते ही नेक्स्ट डे क्या कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं, हमारे बच्चे का डॉक्यूमेंट बना दो भाई, क्योंकि ये हमको वापस से वो लोग इंडिया में लैंड नहीं करने देते अदरवाइज। तो ऐसा एक्सपीरियंस, इट वॉज क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी, क्रेजी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मिराकुलस बात क्या थी कि उन्होंने मुझे जाने दिया। ठीक है, तर्क सारा किसका गलत था, हमारा, कि हमें जाने दो, ये तर्क ही गलत था, वो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था किसी भी तरह से। लेकिन मिराकल हैपेंस, बिल्कुल हैपन। एकदम क्लियर इमिग्रेशन वाले ने मेरे हस्बैंड को मुझे मना कर दिया था कि ना फालतू बात नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपका भी डॉक्यूमेंट आप हमें फोटोकॉपी दे दो, है ना, पासपोर्ट क्यों दे रहे हो, आपका फोटोकॉपी दे दो। बट आई डोंट नो हाउ दैट मिरेकल हैपेंड। कहे भगवान जो चाहिए वो मैं करूंगी, तुम मेरा आज काम करा दो। और कभी कभी बोली हुई हो जाती है, हम 2 घंटे 3 घंटे रीजे, लेकिन हमारा काम हो गया। वरना शाम की फ्लाइट मैं नहीं लेती, शाम की फ्लाइट मूड एकदम मेरा 0 हो गया था, ऑफ हो गया था बहुत ज्यादा। और लेकिन ठीक है, आपको कभी कभी ना किसी किसी चीज के लिए वेट, उस दिन मुझे क्या रियलाइज हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि ना आपको जो चीज है ना वो सही समय पर ही मिलती है। वो 3 घंटा रोना लिखा था, मैं गई भी उसी फ्लाइट में गई, उसी दिन गई, एवरीथिंग हैपेंड दैट वे ओनली। लेकिन वो 3 घंटा इतना स्ट्रेस और इतना, मतलब वो लिखा ही था कि वो होना ही है, वो तुम्हें फेस करना ही है, उसके बाद ही तुम्हें वो चीज मिलेगी। मिली तो ना पहले ही हाँ कर देते भाई, तुम्हें जब हाँ करनी थी तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, कहां से फोन करा दिया तो भी नहीं किया, मतलब। तो ऐसा भी होता है, लेकिन लास्ट में कर दिया, ये भी बड़ी बात है। कहाँ उधर उधर की एम्बेसी, और हम लिटरली, मैंने फोटो खींची एम्बेसी के बाहर, वहां पे की फोटो तो खींच के मैं फ्रेम करा के रखूंगी कि हमने ना इंटरनेशनल जाके भी एम्बेसी के चक्कर काटे वहां पे ट्रैवल में, कि बच्चे का डॉक्यूमेंट बना दो हमारे। नहीं, एक्चुअली उसमें क्या होता है ना कि हम सिर्फ ट्रैवल पर्पज से आए हैं और हम 7 डेज बाद रिटर्न हो जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुके भाई, हमें नहीं रुकना है यहाँ पे, हमें हमारा देश बहुत प्यारा है, हम वापस ही जाएंगे। सो रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। उसको उससे भी मतलब नहीं था, उसको उससे ही मतलब नहीं था, उसको था कि यू विल कम बैक, और तुम सिर्फ ट्रैवल पर्पज से ही ट्रैवल कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट। बोलते मैम अगर किसी को पता लग गया ना हमारी एयरलाइंस पे 4-4 लाख 5-5 लाख का फाइन लग जाएगा कि हमने इस तरह से कुछ अलाउ किया है, तो आप कॉल करो, ये करो, डॉक्यूमेंट का भाग यार, तो मैं चाहना कैंसिल कर दूंगी। हाँ हाँ, वाई मुझ पे क्यों शक होगा भाई, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले आते उसका आधार कार्ड बनवाया मैंने, और तुरंत पासपोर्ट। मैं खाली वो ही जगह है वैसे भी जहां बिना पासपोर्ट के यू कैन ट्रैवल इंटरनेशनल, अदरवाइज और ऐसी कोई डेस्टिनेशन है भी नहीं, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए।
कब बनवाओ यार, कब बनवाओ पहले, कब बनवाया? हाँ मतलब वही दो, बस ये दो ही कंट्रीज है। हाँ so anything can happen to us. ओके तो जितना तेज में भागी हूँ ना उस दिन फ्लाइट तक, इतनी जल्दी भी दिल्ली एयरपोर्ट क्रॉस किया जा सकता है पूरा वो टर्मिनल्स। हाँ 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 मतलब यार इतना टाइम लग जाता है वहां पे, और हम ऐसे दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं। उन्होंने अपना सिक्योरिटी वाला बंदा भी भेजा हमारे साथ कि यार इनसे इतना नहीं होगा आगे जाना, तुम साथ जाओ, इतना सामान इतना कुछ रहता है साथ में। मैंने उसको बोला तुम बच्चा संभाल भाई, मैं तो भाग रही हूँ। आई डोंट नो, मेरे साथ ना थोड़ा है ही, एयरपोर्ट से मेरे साथ होता ही कुछ ना कुछ। मैं यार लेकिन अपनी कोशिश तो हर कोई आदमी करेगा ही ना कि इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए, नहीं हो तो अलग बात है, अगला तो देना ही है। एक्स्ट्रा नहीं होता वो, फिर टोटल ही होता है एक तरह से। अब तुम आज शाम की फ्लाइट आज बुक करा रहे तो सोचो ना क्या। बट वो तो ठीक है, वो तो करते ही, उसमें तो क्या ही करते, लेकिन पहले अटेम्प्ट में तो सभी कोशिश करते हैं पास हो जाए, है ना, दूसरा तो तैयारी है बाद में। चलो पहले अटेम्प्ट में पास होने की कोशिश करते हैं अपन, सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस पढ़ के। चलो आप पढ़ो, तू ही पढ़ेगा सारा। Sources of audit evidence. Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting records, for example, through analysis and review, performing procedures followed in the financial reporting process, and reconciling with related types of and applications of the same. एक मिनट रुको, इस टॉपिक के बाद क्या है, टीओसी टीओडी ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। मेथड्स टू ऑब्टेन, जो ये वाला टॉपिक है ये एक बार को आप छोड़ देंगे, आप यहां से करेंगे। इसके बाद क्या है, हो गया ना? उसके बाद अच्छा है, हाँ है। असर्शन एकदम डिफरेंट टॉपिक है, ये कल करेंगे अपन। आज आप अपना पहले तो ये पढ़ लो, एक मिनट, ये खत्म करो, मतलब ये एक टाइप का टॉपिक। किधर गया भाई, नेचर एंड टाइमिंग, ये पढ़ लो भाई, मैं पढ़ती हूँ, तू रहने दे, तू सुन बस। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर affected by availability of audit evidence in electronic form only and availability of audit evidence in certain points period in time। देखो जो आपका ऑडिट प्रोसीजर का जो टाइमिंग है या जो नेचर है, मैं कब ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं या किस तरह का प्रोसीजर लगाऊं, ये ना दो और चीजों पर डिपेंड करता है, सिर्फ इन दो पे नहीं, ये दो एडिशनल है, इन दो पर भी डिपेंड करता है। पहला क्या है, कुछ एविडेंस खाली कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यस सोचो कि ना कंपनी का रूल है कि हम हर 2 महीने बाद बैकअप लेते हैं या फिर हर 2 महीने में चीजें डिस्कार्ड कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली वेस्ट लगती है हमें, और हमें वही चीज क्या चाहिए, बतौर एविडेंस चाहिए। अब कोई चीज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, क्या इस पर आपका एविडेंस डिपेंड कर गया, इस पर आपका प्रोसीजर डिपेंड कर गया कि यार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या है मेरे पास, और कुछ चीजें एक सर्टेन पॉइंट पर ही अवेलेबल होती है। समझो कि ना समझो कि तुमको ना फिजिकल वेरिफिकेशन करना है स्टॉक का, या तुम्हें कैश को क्या करना है, काउंट करना है, तो डेफिनेटली यार उसका एक्यूरेसी कब आएगा, जब तुम उसे ना 31 मार्च को क्या करोगे, उसका प्रोसीजर लगाओगे। तो कुछ प्रोसीजर सिर्फ सर्टेन टाइम पर ही क्या हो सकते हैं, लग पाते हैं। समझो मुझे कोई ना बड़े आदमी से क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, ठीक है, और वो पर्सन की प्रेजेंस क्या है, सिर्फ 1 मंथ इन द ईयर, तो मुझे मेरा जो ऑडिट प्रोसीजर है, ये इंक्वायरी वाला जो मुझे इस बंदे के साथ करना है, वो कब लग सकता है, खाली उस पर्टिकुलर मंथ में ही हो सकता है। सो कोई प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि आप एक सर्टेन टाइम पर ही लगा सकते हो, एक सर्टेन पीरियड में ही लगा सकते हो, तो उस पर भी मेरा नेचर और टाइमिंग डिपेंड कर गया। आगे बढ़ो,
देखो एग्जांपल, source document such as purchase order, invoice may exist only in electronic form when an entity use electronic commerce or may be discarded after scanning when an entity use image processing system to facilitate the storage and reference. उसके बाद certain electronic information may not be retrievable after a specific period of time. 31 मार्च को जाके बोल रही हूँ सेल्स का सारा बैकअप चाहिए, वो बोल रहे भाई साहब हम नहीं करते, सेल्स का बैकअप नहीं करते, ठीक है, और हर 2 महीने बाद से बैकअप नहीं करते, इसलिए चीजें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाती है। तो तुमको अगर प्रोसीजर परफॉर्म करना था, तुमको कब करना था, पहले करना था, अब तुमको वो अवेलेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, इफ फाइल्स आर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यहाँ खो गया। Files are saved and the backup file does not exist. Accordingly, auditor may find it necessary as a result of entity's data retention policies to request retention of some information for its review or to perform audit procedure and जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तुम्हें तभी परफॉर्म करोगे तो ही उसका फायदा है, अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी होता है खाली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने के कारण एक पॉइंट के बाद वो चीज अवेलेबल नहीं होती। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना ना होना भी एक तरह से क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी कि ना मुझे वो प्रोसीजर परफॉर्म करने को मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ये पॉइंट दिया होता है। ओके ठीक है ठीक है। देखो अब जो आपके पास मेजर 2 टॉपिक्स बचे हैं स्टैंडर्ड के अंदर, एक तो मेथड्स जो मैं कल पहले आते ही करवाऊंगी, और दूसरा वो टीओसी टीओडी वाला जो मैं करवा चुकी हूँ तुम्हें सारा चार्ट में, लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन एक बार कर दूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हारा वो चार्ट भी क्या हो जाए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, पक्का हो जाए। इसके बाद कुछ है क्या, असर्शन डिफरेंट है, ऑडिट ट्रेल है, उसके बाद आगे ठीक है। ठीक है ओके देखते हैं, 2 दिन लेगा स्टैंडर्ड काफी लंबा कर दिया इन्होंने इस बार, और ये ट्रेल भी इसमें डाल दिया, मतलब एवरीथिंग इसमें ही डाल दिया इन्होंने। और फिर आगे आगे ठीक है ओके, और बस इतना ही है।